नमस्कार। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। कवि बद्री नारायण जी की काव्य पंक्तियां हैं। चिड़िया रे चिड़िया रे चिड़िया होने का अर्थ फाड़ दो, चिड़िया रे चिड़िया होने का अर्थ फाड़ दो, मछली रे मछली होने का अर्थ काट दो, लड़की चिंदी चिंदी कर दो लड़की होने के अर्थ को। एक जगह कवि शैले लिखते हैं कि हताश लोगों से बस एक सवाल, हिमालय ऊंचा या बछेंद्री पार। तो ये कौन से अर्थ हैं जिन्हें चिंदी चिंदी करने की बात कवि कह रहे हैं, और वो कौन से हौसले हैं जो हिमालय को ना पाते हैं। तो आज इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी पर्वतारोही, अर्जुन पुरस्कार विजेता, भारत के सर्वोच्च पर्वतारोहण संस्थान की अध्यक्ष बनी पर्यावरणविद, शिक्षाविद डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर ममता कुंवर जी, जो एक शिक्षाविद हैं, संस्कृति कर्मी हैं और जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। तो ममता जी का भी इस बातचीत में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक। बालिकाएं सशक्त होंगी तो देश समृद्ध होगा। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, इसको मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसके विषय में जानने के लिए मैं डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जी आपके से पूछना चाहूँगी कि क्या उद्देश्य है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने का, कब से शुरू हुआ और 24 फरवरी को ये क्यों मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 2008 में 24 जनवरी को मनाया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कि उन्होंने इसको सेलिब्रेट करने, क्योंकि हमारे समाज में डिस्पैरिटी ऑफ विमेन रही है और वो हमेशा से रही है। तो ये विचार किया गया कि क्यों ना इस भेद को, ये जो डिस्पैरिटी अमंग द सेक्सेस हैं कि लिंग के हिसाब से जो लैंगिक विभेद होता है, भेद है, उसको दूर करने के लिए, ताकि लड़की बालिका को भी आगे मौके मिलें और उसका जो ये भ्रूण हत्या हो रही है, जो उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, जो उसका स्वास्थ्य है, जो समाज में सुरक्षा है, जो असुरक्षित है वो, तो उसको ठीक करने के लिए ये विचार किया गया कि भाई हम अगर बालिका दिवस को सेलिब्रेट करेंगे और इससे क्या होगा कि एक प्रकार से उसको समाज में रिकग्निजेशन मिलेगी और उसको लोग फिर आगे बढ़ावा देंगे। तो उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, मेनली ये पॉइंट्स ऐसे थे जिनको लेकर के इसको बिगिन किया था। मतलब वो अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होगी, सजग होगी। तो ये राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है उसको मनाने के उद्देश्य आपने बताए। हम उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बालिकाओं की बात करें तो डॉक्टर ममता कुंवर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि राज्य बनने के बाद, जो राज्य बने हुए हम 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, तो राज्य बनने से पहले हमारी बालिकाओं की जो शिक्षा थी उसकी स्थिति क्या थी, और राज्य बनने के बाद उसमें क्या कोई परिवर्तन हुआ है? अगर परिवर्तन हुआ है तो वो कैसा परिवर्तन है, कैसा बदलाव है, आप इसे किस रूप में देखती हैं? देखिए बीना जी, सबसे पहले तो बहुत आभार आपका कि आपने इस इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया है। जहाँ तक आप बालिका शिक्षा की बात उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में कर रही हैं, बनने से पहले और बनने के बाद, तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं ये कहूँगी कि एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है बालिका शिक्षा में, तो ये कोई गलत नहीं होगा। आपने भी देखा है
कि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले बालिकाओं की जो शिक्षा थी वो मुझे लगता है कि इंटर के बाद बहुत कम ऐसा होता था कि बालिकाएं उच्च शिक्षा की तरफ जाती थी। इसका जो मुख्य कारण हम लोगों के लिए पहाड़, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ बाहुल्य प्रदेश है, इसकी भौगोलिक जो विषमताएं थी और स्कूल से दूरी, बच्चियों को घर से बाहर जाने की जो आज़ादी नहीं थी। बेसिकली आपने देखा होगा उच्च शिक्षा के लिए वही बच्चियां आगे जा पाती थी जिनका दूर दराज शहर में या तो कोई नाती रिश्तेदार है जहां उसकी पठन पाठन की व्यवस्था हो सके, या उसके गांव के पास में ही यदि कोई हायर एजुकेशन का कोई संस्थान है तो जाकर के वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती थी। राज्य बनने के बाद निश्चित रूप से आवागमन के लिए सड़कों की सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंची। प्राथमिक विद्यालय जो थे वो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित हुए, नए संस्थान खुलने लगे। पहले हम लोगों ने देखा था कि श्रीनगर गढ़वाली एक शिक्षा का, उच्च शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और आर्थिक विपन्नता भी थी कि सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते थे। लेकिन राज्य बनने के बाद जहाँ सड़क सुविधाएं पहुँची हैं, आवागमन के साधन पहुँचे हैं, शिक्षण संस्थानों का गाँव-गाँव में प्राथमिक विद्यालय हुए, फिर जूनियर हाई स्कूल खुले, हाई स्कूल हुए, इंटर कॉलेजेस, ये एक छोटे छोटे गैप में खुलने लगे। तो निश्चित रूप से बालिकाओं को जो पढ़ाने के लिए प्रतिबंधित किया जाता था कि इस वजह से कि नहीं दूर नहीं जाना है, अकेले नहीं भेज सकते हैं, कैसे पढ़ेगी, ये भाव ख़त्म हो गया है। और आज आपके सामने हम लोग देखते ही हैं, पिछले वर्ष भी जो परिणाम रहा है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का जो रिज़ल्ट रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन इन 25 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड के लिए मिला है बालिकाओं के दृष्टिकोण से। बहुत बढ़िया, क्योंकि आप उच्च शिक्षा में काम कर रही हैं तो ये आपने रखी स्थिति की अपेक्षा के बहुत सुधार हुआ है जी, उनके लिए सुविधाएं हुई हैं और रास्ते खुले हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हमारी इस परिचर्चा में जानी मानी पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। आपने गंगोत्री, नंदा देवी और जो बेबी शिवलिंग है उन पर्वतों की चढ़ाई की है। 84 के जो माउंट एवरेस्ट अभियान है उसकी आप सदस्य रही हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तराखंड में जो बालिकाएं हैं वो पर्वतारोहण के क्षेत्र में आगे आ रही हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं। तो ये कैसे संभव हुआ, इस पर आप अपने विचार रखिए कि कैसे ऐसे संभव हुआ। देखिए, सबसे बड़े कहना चाहिए ना, बोन इन डिस्गाइज जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी रहा और इसके कारण से हमारी जो भी बच्चियां होती थी और हमारे डिग्री कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हमारे उत्तराखंड में गोपेश्वर हो गया, उत्तरकाशी हो गया, कोटद्वार हो गया, ये काफ़ी सारे कॉलेजेस थे। तो इन कॉलेजेस में कई बार मैं देखती थी कि इनके प्रिंसिपल, जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रिंसिपल थे, वो जाते थे, अपने टॉक्स वगैरह रखते थे, प्रेजेंटेशंस करते थे। तो उन लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी मिली, क्योंकि जब पर्वतारोहण शुरू हुआ था तो लीडिंग स्टेट्स जो थे हमारे महाराष्ट्र एंड गुजरात थे एंड डाउन साउथ की लड़कियां भी थी, पर उत्तराखंड के बहुत ही रेयर होते थे कि वो पार्टिसिपेट करते थे। तो पर ये जब इस प्रकार के जो ये कॉलेजेस बने हम लोगों के तमाम, और उन्होंने प्रिंसिपल नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ने जा कर के और इनके अचीवमेंट्स को जब लोगों ने सुना तो इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें आने लगे। और उत्तरकाशी में तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है वो गर्मियों की छुट्टी में ये कोर्स कर लेते, क्योंकि लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई की छुट्टी भी गर्मियों में होती है एंड कोर्स भी उनके गर्मियों में होते हैं। एंड सेकेंडली हर्ष बहुगुणा स्कॉलरशिप होता था, गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स होते थे जो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन भी देता था, NIM भी देता था। तो इससे जो हमारे पहाड़ के गरीब लड़कियां भी थे उनको भी ये मौका मिला कि वो इन कोर्सेज को कर सकें। तो पर्वतारोहण में पॉपुलैरिटी या लड़कियों की मेजॉरिटी काफ़ी आने लगी, और इसका सबसे बड़ा कारण मैं तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, क्योंकि अगर वो दार्जिलिंग वाला ही होता और मनाली वाला ही होता तो शायद हमारे बच्चे इतना ना जा पाते, पर चूँकि उत्तरकाशी में था तो हमारे ऑलमोस्ट पूरा उत्तराखंड के बच्चे, राइट फ्रॉम कहना चाहिए पिथौरागढ़ से लेके और इधर आप उत्तरकाशी, सब जगह की लड़कियाँ वहाँ पर आती थी और पार्टिसिपेट करती थी। और चूँकि फिजिकली बहुत स्ट्रांग होती हैं लड़कियां हमारे पहाड़ों की, लड़के भी होते हैं, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स ऐसी हैं, हमारी
कहना चाहिए ज्योग्राफी ऐसी है, हमारी टोपोग्राफी ऐसी है, हमारी सिचुएशन ऐसी है, हमारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, हमारा परिवेश ऐसा है जिसके कारण से हमारी लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, फिजिकली फिट होती हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए उनको चांसेस भी मिले। और यहीं आके नहीं रुक गई कि उन्होंने पर्वतारोहण किया। मैं तो ये देख रही हूँ कि वो लोग इस फील्ड में अपने एजेंसीज खोल रही हैं, अच्छा। अपने रोजगार के साधन अपने लिए तो जनरेट कर रही हैं, सेकेंडली वो और लोगों को भी इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रही है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कहना चाहिए। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में होने से बहुत लड़कियों के लिए बहुत अच्छा रहा है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमें गौरव होता है कि बछेंद्री पाल जी उत्तरकाशी से हैं, उत्तराखंड से हैं, जो पहली भारत की महिला पर्वतारोही थी। और अभी शीतल से मेरी बात हो रही थी जो पिथौरागढ़ से हैं, वो भी उन्होंने भी फतह की है माउंट एवरेस्ट को। तो कहने का मतलब ये जो वातावरण है, जो परिस्थितियां हैं वो मजबूत बनाती हैं और इसलिए मैं आगे बढ़ रही है बालिकाएं और वो औरों को भी रोजगार दे रही हैं, ये गौरव की बात है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ममता जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम उत्तराखंड के संदर्भ में राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात कर रहे हैं, बालिकाओं की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ नंदा न केवल हमारी आराध्या है, वरन इसको एक बेटी के रूप में भी माना जाता है। कहीं कहीं तो भांजी है, बहू है ना। तो आप ये जो बेटी वाला भाव है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, आपने तो ये कहते हैं ना, मेरे मन की बात कह दी है, क्योंकि लोक संस्कृति पर मेरा अध्ययन मैं करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड या कोई भी प्रदेश हो वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहे। और जड़ों से जुड़े रहने के लिए संस्कृति ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस कारण वो अपनी रूट्स के बारे में जान पाता है। इष्ट देवी माँ नंदा गढ़वाल और कुमाऊँ की आराध्य देवी है। मुझे लगता है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देवी से भी ऊपर उसको बेटी का, जो आपने बोला, स्थान मिला है। धियान बोलदन हम जैते गढ़वाली में, वो इस कारण से कि नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड की मातृशक्ति का प्रतीक है। उत्तराखंड की नारी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और जब बेटी की विदाई ससुराल के लिए होती है, तो जब 12 वर्षों में माँ नंदा का राजात होती है, या हर वर्षों में ऊपर चमोली ज़िले में कुमाऊँ के क्षेत्रों में साल भर की जो यात्राएं निकलती हैं और माँ का अपने मायके से और हिमालय की ओर रुख कराया जाता है। तो जैसे हमारे पहाड़ों की परंपराएं रही हैं कि जब बेटी की शादी होती है तो जो लोहार होता है वो अपनी एक गिफ्ट बेटी को क्या देता है, दरांती कुदाली बना के देगा। जो दर्जी होता है वो उसके डोली के कपड़े बना करके देता है। गांव की सारी माँ बहनें मिल करके उसके लिए कलियों बनाती हैं। उसी तरीके से उसके चाचा ताऊ, जिससे जितनी सामर्थ्य होती है, वो भेंट स्वरूप अपनी बेटी के लिए आज भी शादियों में पहाड़ों की, जो उत्तराखंड की जो शादियाँ होती हैं वो बहुत अलग होती हैं। आत्मीयता उसमें बहुत ज़्यादा रहती है। उसी तरीके से क्योंकि बेटी मानता है माँ नंदा को उत्तराखंड का समुदाय, तो इसीलिए जब भी उसकी यात्राएं कराई जाती हैं तो एक बेटी के भाव से उसको विदा किया जाता है। आज भी आप देखेंगे, जब अभी नंदाष्टमी के समय पे भी जब जात यात्राएं की जाती हैं तो उस समय क्या होता है, पूरा जैसे पहले बेटी को भेजने के लिए पूरा लोग जाते थे, माँ बहनें जाती थी, उन्हें ये लगता था कि हम अपनी ही बेटी को भेज रहे हैं। तो वो कनेक्शन जो जुड़ा हुआ है माँ भगवती का अपने उत्तराखंड वासियों से, वो इसलिए क्योंकि यहाँ कंकर कंकर में शंकर हैं और देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी के रूप में हम माँ नंदा को जानते हैं। आपका कहने के जो ये नंदा राजात होती है जी, तो हमारी जो संस्कृति में सामूहिकता का भाव उसका ही पता चलता है, बेटियों से वो जुड़ाव भी पता चलता है। तो जब मैं जागर पुराने सुनती हूँ जो आदरणीय नैन्सी नेगी जी ने भी गाए हैं, तो वहाँ बेटियों का दर्द बहुत दिखाया गया है। लेकिन आज हमें लगता है कि वो परिस्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं, लेकिन ये जो नंदा राजा था बेटियों प्रति हमारे भाव को दर्शाती है। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उत्तराखंड सामाजिक आंदोलन की धरती रही है, तो हम उत्तराखंड की महिलाएं इन अपने सामाजिक मुद्दों के प्रति, या सामाजिक सरोकार हैं उनके प्रति कितने सजग रहे हैं और वर्तमान में कितने सजग हैं जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, तो इस संदर्भ में आपने विचार रखिए। आपने ठीक कहा कि उत्तराखंड जो है वो सामाजिक
आंदोलनों की चेतना की भूमि रही है। चाहे हम चिपको आंदोलन को देखें, नशाबंदी आंदोलन को देखें और बीज बचाओ आंदोलन को देखें, तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। चिपको में तो गौरा देवी जी ने बहुत बड़ा काम किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उधर अगर आप शराब नशाबंदी को देखते हैं तो टिंचरी माई जी का योगदान बहुत बड़ा रहा है। तो इस प्रकार से महिलाएं हमेशा, क्योंकि कोई भी मुद्दे जो है ना डायरेक्टली उनसे इन्वॉल्व हैं। अगर लकड़ी नहीं है घर में और घर नहीं ठीक से बना है, गाय बच्चों की छानी नहीं है, तो सबसे पहले अफेक्टेड कौन होता है? वो लेडी होती है, वो महिला ही होती है। तो वो सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित होती है। अगर उसकी कुदाल नहीं बन पा रही हैं और दूसरी चीज़ें नहीं, हल का फल नहीं बन पा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होती है। और जब वो प्रभावित होती है तो उसको उसमें ऑटोमेटिकली वो उसमें आती है। और आज भी हम देखते हैं कि जब हमारा राज्य का आंदोलन हुआ था उसमें भी महिलाओं की बढ़ चढ़ कर भूमिका रही है। और अगर लोगों ने निष्पक्ष रूप से, जिन्होंने भी उसका मूल्यांकन किया है, तो उन्होंने ये स्वीकार किया है कि यह महिलाओं द्वारा उठाया गया एक आंदोलन था जो अपनी परिणति पे पहुंचा, हमें अपना राज्य मिला। आज भी महिलाएं बहुत कहना चाहिए सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। और 2025 का जो ये नेशनल गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेशन है, वो तो विमेन के, ये लड़की के एम्पावरमेंट के लिए ही बात करता है। पर हमारा उत्तराखंड ऐसा रहा कि वो बहुत पहले से इस विषय में बात करता रहा है और आज भी कर रहा है। और आगे भी मैं सोचती हूँ कि वो हर बदलती परिस्थितियों में वुमेन कैसे एम्पावरमेंट हो, उसके लिए आगे काम करता रहेगा। तो इस फील्ड में अगर आप एजुकेशन में देखिए, आप इंजीनियरिंग में देखिए, आप मेडिकल में देखिए, और ये जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में तो मैंने आपसे कहा है कि जो भी हमारे सबसे बड़े मूवमेंट्स रहे हैं उनकी प्रणेता ही हमारी महिलाएं रही हैं। बाद में ठीक है कि उस आंदोलन के बीच से बहुत सारे कहना चाहिए और नेतापन पे उसमें, पर जो मुख्य रूप से जो बड़ी भूमिका में रही वो हमारी महिलाएं रही। और उन्होंने सशक्तिकरण का पाठ बहुत पहले दे दिया था। हम तो आज बात कर रहे हैं कि 2025 का जो नेशनल गर्ल चाइल्ड का जो सेलिब्रेशन है, इसमें हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो वो एम्पावरमेंट हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनकी बहुत सशक्त भूमिका याद आ रहा है कि आपके संपादकत्व में एक किताब भी निकली है, पर्यावरण में महिलाओं की भूमिका। उसमें मैं पढ़ रही थी कि आपने वो सारी चीज़ें लिखी हैं कि कितना बड़ा योगदान है, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो वो किताब भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। हाँ, वो आंदोलनों के ऊपर हमने लिखी थी कि भाई यहाँ के कौन कौन से आंदोलन हुए, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही है और किस प्रकार से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। तो ममता जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ओर से बालिकाओं की सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। तो आप उन योजनाओं के बारे में, और वो योजनाएं कितने क्रियान्वित हो पा रही हैं, बालिकाओं को उसका कितना लाभ मिल पा रहा है, इसके विषय में बताइए। देखिए, बालिकाओं को सशक्त करना, और सबसे पहले तो जो लक्ष्य है सरकार का वो है बालिकाओं को बचाना। जो कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध हमारे समाज में होते आए हैं, तो सबसे पहले शुरुआत तो बेटी के जन्म से होगी। उसके बाद तो उसकी आगे पढ़ाई वो तभी कर पाएगी जब वो जन्म लेगी। तो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उत्तराखंड सरकार ने ऐसी बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो योजनाएं लागू कर रखी हैं और उनका फ़ायदा भी लोग लेते हैं। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से पूरे एक देशव्यापी वो योजना है, जिसमें सबसे पहला जो उद्देश्य है उसका वो यही है कि जो लिंगानुपात है पुरुष और महिला का, बालक बालिका का, वो कम हो, इतना विभेद न रहे। तो उसके लिए बहुत जो कानूनी कार्यवाहियाँ हैं, जो कानूनी सजाएं हैं कि अगर कहीं भी कोई भी बच्चे के लिंग का पता करवाता है गर्भाधान के समय, तो उसमें उनको सजाओं का प्रावधान है। जब वो चीज़ें थोड़ा सा बेटी के जन्म के बाद सुकन्या समृद्धि योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत ये कि बच्ची के जन्म के समय उसकी एक 5000 की FD बना दी जाती है, जो धीरे धीरे करके उसके 18 वर्ष पूर्ण होने तक उसको आगे की पढ़ाई के लिए वो हेल्प कर सकती है। CBSE की उड़ान योजना है,
उसमें उसके तहत बच्चियों को विज्ञान वर्ग में आने के लिए, आगे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने के लिए, मेडिकल के क्षेत्र में जाने के लिए 11-12 की बच्चियों को एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उनको जो शिक्षा के उपकरण हैं, जो तकनीकी, जो डिजिटल उपकरण हैं, वो उनको मुहैया करवाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर राज्य सरकार की भी हम बात करें तो नंदा गौरा योजना है, जैसे हमने अभी बात की माँ नंदा पर, तो उन्हीं को ही आधार मान करके, प्रतीक मान करके नंदा गौरा योजना है, गौरा देवी योजना है, जिसमें कि बच्ची के जन्म के समय और बच्ची जब 12 पास करती है उस समय उसको 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, ताकि वो उसके उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी हो सके। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो जिनका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। क्रियान्वयन का उद्देश्य ये है कि एक तो नामांकन बच्चियों का ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के लिए किया जा सके, और कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन होता है किसी भी माता पिता के लिए जो आर्थिक विपन्नता में अपने बच्चियों का या बच्चियों की परवरिश के लिए जो डरते हैं, तो उनके लिए भी एक सहयोग राशि दी जाती है कि वो इन योजनाओं का लाभ लेते हुए अपनी बच्चियों के स्वर्णिम भविष्य को तैयार कर सकें। मतलब कहने का मतलब कि जो योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई हैं वो क्रियान्वित, उसका फायदा बालिकाओं बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। हाँ जी। डॉक्टर हर्षमती बिष्ट जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे ममता जी ने बताया कि शिक्षा की दृष्टि से ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, तो अगर हम समग्र परिदृश्य को देखें तो उत्तराखंड की बालिकाएं आपको वहाँ कहाँ नज़र आती हैं, वो किस जगह पे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में तो इन्होंने बताया और कुछ बात आप बता भी चुकी हैं कि भाई पर्वतारोहण में तो वो कर रही हैं। हाँ, एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, आर्मी में है, नेवी में है, फोर्स में है। हम तो बराबर अखबार में देखते हैं कि ये लड़कियां आउटस्टैंडिंग काम कर रही हैं, उन लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अभी वो पूरा ओशन की जो नेविगेशन की चल रही थी उसमें लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी लीडर वो थी, उसमें वो उसका नेतृत्व कर रही थी। ये गौरव की बात है। अच्छे से मतलब कोई फील्ड ऐसा नहीं बचा है कि जिसमें हमारी लड़कियां नहीं परफॉर्म कर रही हैं या नहीं आगे आ रही हैं, वो आउटस्टैंडिंग कर रही हैं। उसके लिए पहले तो हमारा कहना चाहिए धरती ऐसी थी, जब नंदा की धरती थी तो यहाँ से इस नंदा ही तो निकलनी थी, तो कितना भी पीछे किया गया होगा, दे परफॉर्म सो वेल। और हमारी मिट्टी की एक ये बात तासीर भी रही कि कभी हमारे यहाँ ये जो कहना चाहिए ना कि भ्रूण हत्या हमने सुनी नहीं। मेरे ख्याल से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर ये मॉडर्न टाइम में अगर कुछ हुई होगी तो हुई होगी, अदरवाइज हमारे उत्तराखंड में ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। कभी हमारा इम्बैलेंस अमंग द सेक्सेस नहीं हुआ है कि हमारी लड़कियों की संख्या 900 और ऐसे पहुंच जाए और पुरुषों की संख्या 1000 हो, ऐसा हमारा कभी नहीं हुआ। तो ये हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है कि हमने शुरू से ही इस चीज़ को रखा। फिर टाइम के साथ हमारा स्टेट बना, स्टेट ने ऐसे चाहे वो एजुकेशन के लिए किया, चाहे नंदा स्कीम्स किया, चाहे वो स्कॉलरशिप्स किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिंगल गर्ल चाइल्ड में हायर एजुकेशन के लिए दिया। तो इस तरह से बहुत सारे मौके जनरेट भी हुए, पैदा भी किए गए और हमारे यहाँ लड़कियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप केवल शिक्षा में या स्वास्थ्य में, मेडिकल साइंसेज में देख लीजिए, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। पर्वतारोहण में बचेंद्री पाल है, चंद्रप्रभा इटवाल है और सुमन कुटियाल है, बहुत सारे नाम हैं जिनको हम ले सकते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। उन्होंने फिर उससे जैसे मैं आपसे कह रहे थे कि भाई उन्होंने रोज़गार जनरेट किए, लोगों को भी काम दिया और एक प्रकार से उनसे प्रेरित होकर के आज हमारी बहुत लड़कियां जो कि बहुत कहना चाहिए पुअर बैकग्राउंड से भी हैं, वो भी प्रोत्साहित हो रही है कि नहीं उन्होंने ऐसा किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो एक बहुत सकारात्मक कहना चाहिए वातावरण बनना है हमारे यहाँ, जिसमें कि लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। जैसे मैं देख रही थी कि हमारी जो लोक कला है, ऐपण कला, उसमें बहुत अच्छा कर रही हैं। जो रंगाली पिछौली हमारी, उसको प्रमोट करने में बहुत, हमारे यहाँ निटिंग का कितना अच्छा है। बहुत सारे ऐसे विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्वेटर बुनना, शॉल बनाना, ये सारे काम कर रहे हैं। मतलब वो केवल सरकारी नौकरी या किसी के द्वारा नौकरी के लिए ही नहीं कोशिश कर रहे, वो खुद भी नौकरी के अवसर बना रहे हैं। स्वयं सहायता समूह वो तो उद्यमिता में मैं देख रही थी बहुत सारी बालिकाएं ऐसी हैं, चाहे वो मशरूम है, सब्जी उत्पादन है, इनके माध्यम से वो स्वयं तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है, वो दूसरे को भी दे रही है, दूसरों को भी रोजगार दे रही है। तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही हर्षदायक परिदृश्य है
कि वो सब जगह दिखाई देगी, अच्छा उच्च पदों पर दिखाई देगी। हाँ ममता जी, हम बालिकाओं की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब आप एक कवित्री भी हैं, संस्कृत कर्मी भी हैं, तो अगर आप अपनी कोई काव्य पंक्तियाँ इस उपलक्ष्य पे सुनाना चाहें तो आप सुनाइए। बहुत पहले एक रचना लिखी थी, तो उसकी 2 पंक्तियाँ आप लोगों के सामने रखूँगी। कि एक बेटी कहती है कि कोमल समझकर मुझे, कि कोमल समझकर मुझे यूँ कमज़ोर न बनाइए, कि कोमल समझकर मुझे यूँ कमज़ोर न बनाइए, बेटा है तू मेरा, बेटा है तू मेरा कहकर मेरा अस्तित्व न मिटाइए। वो कह रही है कि हार्ड मांस तो मेरा भी मजबूत बना है, कि हार्ड मांस तो मेरा भी मजबूत बना है, अब अबला कह कर के मुझे और न सताइए। आगे कहती है कि मैं सृजक हूँ संसार की और शक्ति का पर्याय हूँ, मैं सृजक हूँ संसार की शक्ति का पर्याय हूँ, अपमान अनादर कर मेरा अब महाभारत न कराइए। नहीं कहा किसी कवि ने कि बोए जाते हैं लड़के उगाती हैं लड़कियां, यानी वो इतने स्ट्रांग हैं कि आप उनको कितना भी दबाइए। वो नंद किशोर हटवाल जी की काव्य पंक्तियां हैं, वो यही उत्तराखंड से हैं, तो देखिए संस्कृत कर्मी हैं, तो लड़कियां तो उनकी तो बहुत महत्वपूर्ण अपने दम से उग भी आती हैं और फिर आगे भी बढ़ती चली जाती हैं, ये तो है। तो हम लोग बालिकाओं पे बात कर रहे हैं, तो हर्षवंती जी मैं आपका कोई अनुभव सुनना चाहती हूँ। आपका वो दौर जब आपने देखिए गंगोत्री से ऊपर भोजभाषा को पूरा एक जंगल आपने बसाया, पर्यावरण के लिए भी इतना बड़ा काम किया, तो कोई ऐसा रोचक अनुभव जो आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहें और हम भी उससे ज्ञान समृद्ध होंगे। क्या बताऊं मैं, और मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि बहुत आसान नहीं था। सारी अनुमतियों के साथ मैं उस काम को कर रही थी और राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र था। भाई मुझे तो अनुमति मिली है तो मैं तो जाऊंगी ना काम करने के लिए, या तो मुझे अनुमति ना मिली होती तो शायद मैं नहीं जाती। बाद में ये प्रश्न उठे कि भाई राष्ट्रीय पार्क तो प्रोहिबिटेड एरिया होता है, कैसे हो रहा है। तो ये कठिनाइयाँ हम लोगों के लिए होती हैं, पर ये मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इन सब के बावजूद भी ईश्वर ने हमें, कहते ना जो लड़कियां होती हैं, जो वुमेन है, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं। भाई ठीक है फिजिकली आदमी बहुत मसल पावर उसके पास बहुत ज़्यादा है, वो मसल पावर से वो करता है, और अब तो लड़कियों ने मसल पावर में भी अपनी महारत दिखा दी है, पर मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं लड़कियां। तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई क्योंकि किसी ने भोजपत्र नहीं उगाया था, भोजपत्र पे काम नहीं किया था, और मुझे लगा कि हाँ मतलब हमारा उत्तराखंड है जो सशक्त बनाता है, और हम लोग समय की सीमा है। आपका धन्यवाद। और ममता जी आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या संदेश देना चाहती। मैंने कहा जैसे कि आप उच्च शिक्षा में और बहुत अच्छे अनुभव आपने हमें बताए, तो क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा संदेश बालिकाओं के लिए यही है, और बालिकाओं के साथ साथ में उनके माता पिता के लिए भी यही है कि जिस ईश्वर ने जिस इंसान को सृष्टि रचने की क्षमता दी है, तो निश्चित रूप से सबसे ताकतवर होती है वो। आप लोगों के लिए अवसर हैं और मैदान खाली है, उड़ान आपको भरनी है, और जो जितनी उड़ान भरेंगी उतना आप ऊंचाई पर जाएंगी। तो मुझे ये है कि आप बेटियों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। उड़ान आपकी है, आसमान आपका है। तो आज इस परिचर्चा में हमारे साथ शामिल थी हर्षवंती बिष्ट जी, जिन्होंने पर्वतारोहण के अपने अनुभव भी बताए और किस तरह से बालिकाएं आगे बढ़ रही उसके विषय में बताया। ममता जी ने नंदा राजजात के माध्यम से जानकारी दी कि बेटियों के प्रति क्या भाव है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस परिचर्चा में उपस्थित आपने दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इसी के साथ और दूसरे दिन किसी और परिचर्चा के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।